इतवार की सुबह 10 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी पत्नी माधुरी की मौसी शीला जी जब मेरे घर आई तब माया भी वहीं थी। उन दोनों का परिचय कराते हुए मैं कुछ घबरा उठा था। 5 मिनट माया से बात करके जब वे पानी पीने के लिए किचन की तरफ चली तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। माधुरी कहाँ गई है? उन्होंने शरारती अंदाज में प्रश्न किया तो मेरी घबराहट कुछ और बढ़ गई। वो मायके गई हुई है मौसी जी, मैंने अपनी आवाज़ को सहज रखते हुए जवाब दिया। रहने के लिए? हाँ मौसी जी। कब लौटेगी? अगले इतवार को। बच्चा, माधुरी के पीछे ये कैसा चक्कर चला रहे हो? ये माया कौन है? मौसी की झटके से कैसा भी खुराफाती सवाल पूछ लेने की आदत से मैं पहले से ही परिचित ना होता तो ज़रूर घबरा उठता, पर मुझे ऐसे किसी सवाल के पूछे जाने का अंदेशा था, इसलिए उनके जाल में नहीं फंसा था। मैंने बड़े संजीदा होकर उत्तर दिया, मौसी जी, ये माया माधुरी की ही सहेली है। ये पड़ोस में रहती है और उसी से मिलने आई है। आप उसके और मेरे बारे में कोई गलत बात ना सोचे। मैं वफादार पत्तियों में से हूँ। वे तो सभी होते हैं जब तक ना पकड़े जाएं। अपने मजाक पर जब मौसी जी खूब जोर से हंसी तो मैं भी उनका साथ देने को झेपी सी हंस पड़ा। फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हुए उन्होंने मुझे फिर से छेड़ा। बेटा, तुम दोनों की शादी को मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और तुमने उसे घर भेज रखा है। क्या तुम्हें मनचाही बीवी नहीं मिली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मौसी जी। माधुरी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। वही जिद करके मायके भाग जाती है। मेरा बस चले तो मैं उसे एक दिन के लिए भी कहीं ना छोड़ूं। मैंने अपनी आवाज़ को इतना भावुक बना लिया कि वे मेरी नीयत पर किसी तरह का शक कर ही ना सके। देखो, अगर तुम दोनों के बीच कोई अनबन पैदा हो गई है तो मुझे सब सच सच बता दो। मैं तुम्हारी समस्या को ये चुटकी बजाकर हल कर दूंगी। उन्होंने बड़े स्टाइल से चुटकी बजाई। हमारे बीच प्यार की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप किसी तरह की चिंता ना करो मौसी जी। मैंने ये जवाब दिया तो वे मुस्कुरा उठी। यू आर अ गुड बॉय अमर, मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानना। कह उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया और फिर पीने के लिए बोतल से गिलास में पानी डालने लगी। ड्राइंग रूम में लौटकर उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे माया की मुस्कुराते हुए तारीफ कर डाली। माया, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू मौसी जी। माया खुश हो गई। तुमने विवाह करने के लिए कोई लड़का देख रखा है या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाऊं? ना कोई लड़का ढूंढ रखा है, ना मैं अभी शादी करना चाहती हूँ मौसी जी। अरे, शादी करने में बहुत ज़्यादा देर मत करना। शादी के बाद भी लड़की बहुत ऐश कर सकती है। फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाद में अच्छे लड़कों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि तुम शादी के लिए फटाफट हाँ कर दो। आप इतना जोर देकर समझा रही हैं तो मैं राजी हो ही जाती हूँ मौसी जी। अब आप ढूंढ ही लाइए मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। उसने नाटकीय ढंग से शर्माने का बढ़िया नाटक किया तो मौसी जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की भी हो। तुम जिसे मिलोगी वह सचमुच खुशहाल इंसान होगा। मौसी जी ने भाव विभोर होकर उसे प्यार से गले लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर अचानक पूछा, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो माया? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये परफ्यूम मैंने आचिज की शॉप से लिया है मौसी जी। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं भी यह परफ्यूम ज़रूर खरीद कर लाऊंगी। आज तो अमर और माधुरी के साथ कहीं घूम आने की इच्छा लेकर मैं घर से निकली थी। अब मुझे ये साफ साफ बता दो कि तुम दोनों ने पहले कहीं जाने का कोई कार्यक्रम तो नहीं बना रखा है? कोई कार्यक्रम नहीं है हमारा। मैं अब चलती हूँ। माधुरी के आने पर फिर आऊँगी। माया जाने को उठ खड़ी हुई। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करी तो वह मौसी जी को नमस्ते कर अपने घर चली गई। उसके जाते ही मौसी जी ने मुझे फिर छेड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बिना बताए यहाँ आकर रंग में भंग डाल दिया है? मौसी जी, आप ही बस बेकार में मुझ पर शक किए जा रही हो। माधुरी के सामने ऐसा कोई मजाक मत कर देना, नहीं तो वो बेकार ही मुझ पर शक करने लग जाएगी। मैं कुछ नाराज़ हो उठा था। तुम फिक्र मत करो,
क्योंकि मेरी मजाक करने की आदत से वो भली भांति परिचित है। बच्चा, अच्छा, अब तुम मेरे साथ चलने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें कहाँ जाना है मौसी जी? मैं आज तुम्हारी मुलाकात बड़े ही खास इंसान से करवाने जा रही हूँ। वे रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा उठी थी। कौन है ये इंसान मौसी जी? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे मौसा जी से दूसरी शादी करी है? आप मुझसे मजाक मत करो। मैं चौंक पड़ा। अरे मैं सच बता रही हूँ। अपनी पहली शादी के 8 महीने बाद ही मैंने अपने पहले पति संजीव से तलाक लेने का मन बना लिया था। क्यों? कारण बाद में बताऊंगी। हम उन्हीं से मिलने चल रहे हैं। आप उनसे मिलती रहती हैं? हाँ, आज के दिन तो ज़रूर ही मैं उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तलाक होने के बावजूद उनसे आपने अपने रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए हैं? सही कहा। बस यह और समझा दो कि आप मुझे उनसे क्यों मिलाने चल रही हैं? अरे, अपने भूतपूर्व पति से अकेले मिलने जाना क्या मेरे लिए समझदारी की बात होगी? पता नहीं शराब पीकर मारपीट करने का शौकीन वह इंसान किस मूड में हो। अपनी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें साथ ले जा रही हूँ बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी शराब पीकर मारपीट करने की आदत के कारण आपने उन्हें तलाक दिया था? ये नंबर 2 पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण था। और नंबर 1 वाला कारण क्या था? वह कारण तुम्हें उनसे मिलने के बाद बताऊंगी। उन्होंने इस विषय पर आगे कोई चर्चा न करते हुए मुझे तैयार हो जाने के लिए बेडरूम की तरफ ढकेल दिया। घंटे भर बाद घंटी बजाए जाने पर मौसी जी के पहले पति संजीव के घर का दरवाज़ा उनके पुराने नौकर शामू ने खोला। वह मौसी जी को पहचानता था। मैंने गौर किया कि वह उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। मौसी जी उससे कोई बात किए बिना ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। थैंक यू शीला। वैसे मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम हर साल यहाँ आकर मुझे विश करने की तकलीफ़ क्यों उठाती हो। उन्होंने मौसी को ताना सा मारा। रिलैक्स संजीव, हर वर्ष मैं आ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा तुम्हें विश करने और कोई नहीं आएगा। मौसी जी ने उनकी बात का बुरा माने बगैर आगे बढ़ने कर उनसे हाथ मिलाया। यह भी तुम ठीक कह रही हो। ये कौन है? उन्होंने मेरे बारे में सवाल पूछा। ये अमर है, मेरी बड़ी बहन सुषमा की बेटी माधुरी का पति। मौसी जी ने उन्हें मेरा परिचय दिया तो मैंने एक बार फिर से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कर दी। उन्होंने मेरे अभिवादन का जवाब सिर हिलाकर दिया और फिर ऊंची आवाज़ में बोले, शामू, इन मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए फ्रिज में से गुलाब जामुन ले आओ। तुम्हें मेरी मनपसंद मिठाई मंगवाना हमेशा याद रहता है। तुमसे जुड़ी यादों को भुलाना आसान नहीं है शीला। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली मेरी यादों को भुला देते तो आज तुम्हारा घर बसा होता। तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत ले नहीं पाती। मैंने दोबारा अपना घर संसार ऐसी सोच के कारण ही नहीं बसाया। शीला रानी, मुझे भावुक करके शर्मिंदा करने की तुम्हें कोशिश हमेशा की तरह आज भी बेकार जाएगी। संजीव, मौसी जी ने कुछ उदास से लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं फिर से कहती हूँ कि मुझ जैसी बेवफा पत्नी की यादों को दिल में बसाए रखना समझदारी की बात नहीं है। ये छोटी सी बात है, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझा पाई हूँ। इस बात का मुझे सचमुच बहुत अफसोस है संजीव। मौसी जी ने खुद को बेवफा क्यों कहा था, इसका कारण मैं कतई नहीं समझ सका था। तभी संजीव अपने नौकर को कुछ हिदायत देने के लिए घर के भीतरी भाग में गए तो मैंने मौसी जी से धीमी आवाज़ में अपने मन में खलबली मचा रहे प्रश्न को पूछ डाला, आपने अभी अभी अपने को बेवफा क्यों कहा? मेरी आंखों में संजीदगी से झांकते हुए मौसी जी ने मेरे सवाल का जवाब देना शुरू किया। अमर, हमारे बीच जो तलाक हुआ उसका दूसरे नंबर पर आने वाला महत्वपूर्ण कारण तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इन्हें दोस्तों के साथ आए दिन शराब पीने की लत थी और मुझे शराब की गंध से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी। मैं इस कारण इनसे झगड़ा करती तो ये मुझ पर हाथ उठा देते थे। तब मैं रूठ कर मायके भाग जाती। ये मुझे जाने देते क्योंकि इन्हें अपने दोस्तों के साथ पीने से रोकने वाला कोई ना रहता। फिर जब मेरी याद सताने लगती तो मुझे लेने आ जाते। मेरे सामने कभी शराब ना पीने का वादा करते तो मैं वापस आ जाती थी, लेकिन इनके वादे झूठे साबित होते।
शराब पीने की लत हर बात जीत जाती। हमारा फिर झगड़ा होता और मैं फिर से मायके भाग जाती। ये सिलसिला करीब 6 महीने चला गया और फिर आलोक मेरी ज़िंदगी में आ गया। आलोक कौन? जो आज तुम्हारे मौसा जी हैं, उन्हीं का नाम आलोक है, अमर। वे मेरी एक सहेली के बड़े भाई थे। उनकी पत्नी की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्होंने जब मेरे दाम्पत्य जीवन की परेशानियों और दुखों को जाना तो बहुत गुस्सा उठे। मेरे लिए उनके मन में सहानुभूति के गहरे भाव पैदा हुए। पहले वे मेरे शुभचिंतक बने, फिर अच्छे दोस्त और बाद में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अमर, ये संजीव भी दिल के बहुत अच्छे इंसान होते थे। हमारे बीच प्यार का रिश्ता भी मजबूत था, लेकिन इन्होंने शराब पीने की सुविधा पाने को मुझे मायके भाग जाने की छूट देकर बहुत बड़ी गलती करी थी। विधुर आलोक ने इस भूल का फायदा उठाकर अपना घर बसा लिया और संजीव की गृहस्थी ढंग से बसने से पहले ही उजड़ गई। संजीव ने मेरे सामने बहुत हाथ जोड़े थे, छोटे बच्चे की तरह बिलख कर रोए भी, पर मेरे दिल में तो इनकी जगह आलोक ने ले ली थी। मैंने आलोक के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। मैंने इनके साथ बेवफाई करी और ये हमारे बीच तलाक का पहला और मेन कारण बन गया। मैं मानती हूँ कि मैंने संजीव के साथ बहुत गलत किया। अब तक भी मैं अपने मन में बसे अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाई हूँ और इसी कारण तलाक हो जाने के बावजूद इनकी खोज खबर लेने आती रहती हूँ। क्या अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें आज यहाँ अपने साथ क्यों लाई हूँ? क्यों? बात कुछ कुछ मेरी समझ में आई थी। इसी कारण मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा था। तुम भी वैसे ही मिस्टेक कर रहे हो जैसे कभी संजीव ने करी थी। ये बेर रोक टोक शराब पीने की खातिर मुझे मायके भाग जाने देते थे और तुम माया के साथ ऐश करने को, माधुरी को मायके जाकर रहने की फटाफट इजाज़त दे देते हो। कल को मेरा माया के साथ किसी तरह का चक्कर। मुझसे झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है अमर? मैंने तुम्हें किचन में और माया को ड्राइंग रूम में गले लगाया था। तुम्हारे कपड़ों में से माया के परफ्यूम की महक बहुत ज़ोर से आ रही थी और तुम भला लड़कियों वाला परफ्यूम क्यों यूज़ करोगे? मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ मौसी जी, और ज़्यादा शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने उन्हें टोक दिया और फिर तनावग्रस्त लहजे में बोला, पर आप मुझे एक बात सच सच बताना कि क्या मायके में रहने की शौकीन माधुरी का वहाँ किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं बेटा, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। माया के साथ मौज मस्ती करने के लिए तुम जो अपने विवाहित जीवन की खुशियों और सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हो, वह क्या समझदारी की बात है? कल को अगर कोई आलोक उसकी ज़िंदगी में भी आ गया तो क्या करोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उत्तेजित हो उठा। संजीव ने भी कभी मुझे खो देने की कल्पना नहीं करी थी अमर। जैसे मैं भटकी वैसे ही माधुरी क्यों नहीं भटक सकती है? मैं उसे कल ही वापस। कल क्यों? आज ही क्यों नहीं बेटा? हाँ, आज ही। अभी ही क्यों नहीं निकल जाते हो उसे अपने पास वापस लाने के लिए? अभी चला जाऊं? बिल्कुल जाओ बेटा। नेक काम में देरी क्यों? तो मैं चला मौसी जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माधुरी के साथ आपसी प्रेम की जड़ें मैं बहुत मजबूत कर लूँगा। मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कह मैंने उनके पैर छुए और फिर लगभग भागता सा माधुरी के पास पहुँचने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ा। आज मुझे एहसास हो गया था कि पति पत्नी के बीच विश्वास की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अरुण की गुस्से भरी आवाज सुनते ही माया चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो अरुण के आने का वेट कर रही थी कि कब अरुण आए और वह अपना सारा गुस्सा उस पर उतारे, क्योंकि आज सुबह ही दफ्तर जाते समय अरुण ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, खाना भी आज रेस्टोरेंट में खाएंगे, शाम को 7 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 5 बजने के बाद माया ने कई बार अरुण के मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। हर बार उसका फ़ोन काट दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते। बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब है?
माया तो शाम के 6 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं दफ्तर में देर हो रही है या फिर यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा। उसे रूम की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। माया ने अरुण की ओर देखा। अरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 1.5 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वो पहली बार अरुण को इतने गुस्से में देख रही थी। माया अपना गुस्सा भूलकर हैरानी से बोल उठी, ये क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मिलाया तो हर बार तुमने फोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? माया के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का आज मुझे पता चल गया है कि तुम शादी से पहले अभय की थी, अरुण ने कहा। ये सुनकर माया चौंक गई। वह अरुण से आंख ना मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 1.5 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस तन पर मैं अपना अधिकार समझता था वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे दी गई है उसकी जूठन। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। क्या तुम अभय से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमीना अभय एक हादसे में मर गया। ये सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा ही धोखे में रहता। ये सुनकर माया की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। मेरा नसीब ही नहीं मुझे धोखा दिया है जो अभय के साथ ऐसा हो गया था। तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? माया चुप रह गई। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी कैरेक्टरलेस और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूँगा। अरुण, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो। प्रेमी ही तो मरा है। तुम्हारे मम्मी पापा तो अभी जिंदा हैं। जाओ वहाँ, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज मम्मी पापा से कह देना कि अपना सामान ले जाए। माया सब सहन कर सकती थी पर अपने मम्मी पापा की बेइज्जती सहना उसके बर्दाश्त से बाहर था। वह एकदम से बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वे धोखेबाज नहीं हैं तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए अरुण ने गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। कहते हुए माया ने एक सूटकेस में कुछ कपड़े और ज़रूरी कागज़ रखे और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। माया रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 11:30 बजे ट्रेन आई। 2 साल पहले एक दिन माया मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगा। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, चोर चोर, मेरा फ़ोन! बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वह लड़का मोबाइल फेंक कर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो माया ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा था। वह नौजवान अभय ही था जिसके साथ पता नहीं कब माया प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन माया ने मम्मी से कह दिया था कि अभय उससे शादी करने को तैयार है। अभय के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए रेडी हो गए हैं। पर उस दिन अचानक माया के सपनों का महल रेत के घरौंदे की तरह ढह गया जब उसे यह पता चला कि बाइक पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर अभय की मौत हो गई है। माया कई महीनों तक दुख के समंदर में डूबी रही। उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत ही अच्छा लड़का अरुण मिल गया है। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। माया की अरुण से शादी हो गई। एक रात अरुण ने कहा था, तुम बहुत सुंदर हो माया। मुझे तुम जैसी ही घरेलू और खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी माया अरुण की बाहों में होती तो अचानक ही एक बार विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन अरुण को अभय के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या अरुण उसे माफ़ कर देगा? नहीं, अरुण कभी उसे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि सभी पुरुष इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? आज अरुण को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर
वह शंका, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी। सुबह माया मम्मी पापा के घर जा पहुंची थी। माया के कमरे से निकल जाने के बाद भी अरुण का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, ना जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई मालती ने साफ साफ कह दिया, देखो साहब, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। अरुण ने मालती को समझाते हुए कहा, देखो मालती, काम मत छोड़ो, 1000 रुपये और बढ़ा लेना। नहीं साहब, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो काम कर लेना मालती। नहीं साहब, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी। ये कहकर मालती चली गई। 1 हफ्ते तक कोई भी काम वाली बाई ना मिली तो अरुण के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को दफ्तर से थका सा वापस लौटता तो बिस्तर पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कभी मार्केट जाकर कुछ खा लेता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर पलंग पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। माया की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते अरुण ने शराब के नशे में डूबकर माया को भुलाना चाहा। वह जितना माया को भुलाना चाहता वह उतनी ज़्यादा याद आती। एक रात अरुण ने शराब के नशे में मदहोश होकर माया का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी सज़ा तुम्हें जल्दी ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक कैरेक्टरलेस और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र अभय के दुख में रोती रहना। उधर से कोई उत्तर नहीं आया। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? अरुण ने नशे में बहकते हुए कहा। ये क्या, आपने शराब पी रखी है? वहाँ से आवाज़ आई। हाँ पी रखी है, मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। उधर से फ़ोन बंद हो गया। अरुण ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। दफ्तर और आस पड़ोस के कुछ दोस्तों ने अरुण को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपना जीवन खराब मत करो। इस समस्या का हल शराब नहीं है, पर अरुण पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम अरुण घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस वक्त कौन मर गया मेरा मूड खराब करने को। अरुण ने उठ दरवाज़ा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त विपिन अपनी पत्नी छवि के साथ था। आओ विपिन। अरे यार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सीधे मुंबई से आ रहे हो क्या? अरुण ने पूछा। हाँ, आज ही आने का कार्यक्रम बना था। तुम्हें 3-4 बार फ़ोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण ने टेबल पर रखी शराब की बोतल, गिलास और खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। विपिन और छवि सोफे पर बैठ गए। विपिन और अरुण अच्छे दोस्त थे, पर वह विपिन की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। अरुण ने छवि की ओर देखा तो चौंक गया। 2 साल पहले वह छवि से मिला था दिल्ली में, जब विपिन और अरुण वहाँ दिल्ली में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला, बाबूजी, यहाँ घूमने आए हो? हाँ, विपिन ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी, आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े आदमी ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से घर पर पहुंच गए। वहां तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। विपिन उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वह नहीं, वह लड़की छवि थी, अब विपिन की पत्नी। क्या विपिन ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या विवशता हो गई थी जो विपिन को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? विपिन ने अरुण से पूछा। वो मायके गई है।
और उनके चेहरे पर नफरत और गुस्से की लाइनें दिखने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार। तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी बात क्या हो गई कि? ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूं। अरुण उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। अरे भाई, खाने की टेंशन ना करो, खाना छवि बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। किचन के काम में बहुत कुशल है यह, विपिन ने कहा। अरुण चुप रहा, पर उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर विपिन ने छवि से शादी क्यों की। छवि उठकर किचन में चली गई। अरुण ने विपिन को सब कुछ सच बता दिया कि उसने माया को घर से क्यों निकाला है। विपिन ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी छवि को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या ये वही है जब हम दिल्ली घूमने गए थे तो? हाँ अरुण, ये वही छवि है। उस दिन दिल्ली के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने छवि में पता नहीं कौन सा खिंचाव और भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बात करने को बेचैन हो उठा था। मैंने कमरे में बिस्तर पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? ये सुनकर वो बोली, क्या करोगी जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगी क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ ना। उसने बताया था कि मेरा नाम छवि है, वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। दिल्ली में एक जगह है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक रेल हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के साथ उनके घर में रहने लगी। मैंने 12वीं पढ़ रखी थी तो एक दिन चाचा ने दिल्ली लाकर मुझे इस काम में ढकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक अनाज उत्पन्न होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें ढकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया। एक दिन तो मैंने गंगा में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में ढकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं पता। ये सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी टेंशन मत लो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, छवि, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली थी, रहने दो बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। छवि के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने छवि के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने छवि को उसकी पिछली ज़िंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी आशा नहीं थी। ये सुनकर अरुण हैरान रह गया। वह विपिन की ओर एकटक देख रहा था। ना जाने कितने लोग छवि के शरीर से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे बर्दाश्त कर गया विपिन? क्या विपिन के सीने में दिल नहीं है? विपिन के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने छवि को अपनाया। विपिन ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को क्षमा भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले 2 हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी छवि एक ट्रे में चाय के कप व कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए भाई साहब। अरुण सकपका गया। वह छवि से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने माया को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। अरुण चुपचाप चाय पी रहा था। विपिन ने कहा, अब ज़्यादा ना सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले ये शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी।
भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की भी ज़रा भी गलती नहीं है। और उनको लग रहा था कि विपिन ठीक ही कह रहा है। वह एक गलती तो कर चुका है, माया को घर से निकालकर। अब तलाक लेने की दूसरी गलती नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 3 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगी, विपिन ने कहा। अरुण ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं माया को फ़ोन करके आता हूँ। विपिन और छवि ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। अरुण ने माया को फ़ोन मिलाया। उधर से माया बोली, हेलो, कैसी हो माया? अरुण ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो डिवोर्स के कागज़? माया, डिवोर्स की बात ना करो। मुझे दुख है उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर फ़ोन पर ना जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं माया, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर बहुत ही अधूरा है। अब अपना घर संभाल लो आकर। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से माया का कोई जवाब नहीं मिला। माया, तुम चुप क्यों हो? माया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं माया नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी क्षमा मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उधर से माया की आवाज़ सुनाई दी। अरुण ने फ़ोन बंद किया। वह विपिन व छवि को यह जानकारी देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास हॉल में चला आया। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।